हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो पाठ्यचर्या का हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा करिकुलम का टॉपिक चल रहा था, उसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम के निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, विकास के कौन कौन से चरण होते हैं, प्लस जो पाठ्यक्रम के कौन कौन से आधार हैं, पाठ्यक्रम हम किस आधार पर बनाते हैं, उसके विषय में आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम की जो परिभाषा थी, पाठ्यक्रम का मीनिंग कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्लस पाठ्यक्रम का नेचर क्या है, इसके विषय में डिस्कस किया था। पाठ्यक्रम के उद्देश्य पर हम आते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी करिकुलम एक्टिव, जो भी हमारा करिकुलम होता है ना, उसका उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना पाठ्यक्रम का सबसे पहला उद्देश्य होता है। शिक्षा का ही पहला उद्देश्य यही है। जो भी आप एजुकेशन देने जा रहे हो, तो एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, बच्चों को एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं, ताकि बच्चों के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके का, नैतिक, सभी तरीके का आध्यात्मिक विकास हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि इस लेवल का बच्चा है, इस लेवल का जो आईक्यू लेवल का बच्चा है, इस उम्र का बच्चा है, इस उम्र के जो बच्चे को हमें कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति, कौन कौन से डेवलपमेंट उसके अंदर चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपका जो करिकुलम है उसका निर्माण किया जाता है। मोरल विकास, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को ही ज़्यादा हम कहानियाँ या पोएम सुनाते हैं, बड़े बड़े लोगों की जीवनियाँ सुनाते हैं, उनके जीवन के विषय में बताते हैं, ठीक है, और क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीज़ों के विषय में बताते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर, जो छोटा बच्चा है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, उसका इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो चुका होता है कि वो इन चीज़ों को पहचान सके कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जो उसकी मम्मी ने कह दिया, जो उसके टीचर ने कह दिया ये सही है, तो उसके लिए वही सही होता है। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही होती है अभी। और जब उसके अंदर लॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तब उसको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ सही है मेरे लिए और क्या चीज़ गलत है ना। तो यानी कि एक लेवल होता है बच्चों का, उस लेवल पर जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि उस लेवल तक बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद दूसरे तरीके का मोरल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा ये समझ जाता है, लॉजिकल उसकी थिंकिंग हो जाती है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, तो उसी के अनुसार वो अपने सिद्धांत भी बना लेता है ना। उसी के अनुसार वो अपने सिद्धांत बना लेता है। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि लेट नाइट पढ़ने की, लेकिन अगर हम कहें अपने पहले के अनुसार चलें, शास्त्रों के अनुसार चलें, तो उसमें जो देर रात को पढ़ना है वो सही नहीं माना जाता है। लेकिन उस बच्चे को ऐसा लगा, उस बच्चे के अंदर ये मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो गई कि मैं यदि रात को पढ़ूँगा तो और अच्छे से पढ़ पाऊँगा, बहुत शांति से पढ़ पाऊँगा और अच्छे से पढ़ पाऊँगा। तो ये जो सिद्धांत है वो उसका जीवन भर काम आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए उसके अंदर आध्यात्मिक विकास हो गया, जैसे ईश्वर पर उसकी आस्था हो गई, या वो आस्तिक हो गया या वो नास्तिक हो गया, जैसे भी सिद्धांत उसके अंदर, जैसी भी वैल्यू उसके अंदर डेवलप हो गई, उसी तरीके से वो अपने जीवन में आगे भी बढ़ता रहेगा। उसी तरीके से उसकी जो थिंकिंग है वो आगे भी रहेगी। तो यहाँ पर जब बच्चा पढ़ रहा होता है, शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, और प्लस छोटेपन में जो बच्चा होता है, मतलब 5th स्टैंडर्ड तक का जो बच्चा होता है, 5th 6th स्टैंडर्ड तक का, तब उसके अंदर जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसको डेवलप करना पाठ्यक्रम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मोरल डेवलपमेंट जो है वो केवल एक 5th तक या 6th तक ही चलता है, बल्कि हमारा तो जब जब हम एजुकेशन लेते हैं तब तक हमारा मोरल डेवलपमेंट चलता ही रहता है। पर उस उम्र में इसकी बहुत महत्ता होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है एक उम्र में। नेक्स्ट है मानसिक शक्ति का विकास। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उससे
हम ध्यान में रखते हैं पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, पाठ्यक्रम जब भी बनाया जाता है, इस तरीके के पेपर्स रखे जाते हैं, इस तरीके का उसमें कंटेंट रखा जाता है, विषय वस्तु रखी जाती है कि बच्चों का जो मेंटल पावर है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाए। है, जैसे आपके इंग्लिश पढ़ा लिया मान लीजिए आपने, तो इंग्लिश में कितने सारे नियम हैं, कितने सारे रूल्स हैं, कितने ट्रांसलेशंस हैं, और आपके प्रोनाउंसिएशंस हैं, प्रोनाउन है, वर्ब है, बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में। मैथ्स में देखें तो आप पहले टेबल पढ़ते हो, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो, डिवीज़न पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, उनको चीज़ों को परफेक्टली करना सीख जाते हो। उनसे क्या होगा, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है। साइंस में आप पढ़ते हो, साइंस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड सारे चीज़ें होती हैं, कंटेंट जितना भी होता है मोस्टली आपका वो एक्टिविटीज़ बेस्ड होता है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। प्लस इसके साथ साथ क्या है कि बच्चों के अंदर ताकत बढ़ती है, बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलपमेंट उसका भी हो सके डेवलपमेंट। आजकल आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, हम लोग थे तब हम लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, छोटेपन में हमें अपने टीचर से बात करने में भी डर लगता था, लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो अपने टीचर से बात करने में नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि वो टीचर के साथ आप मतलब टीचर से काफ़ी क्लोज़ हो जाता है, टीचर से अपनी बातों को बता सकता है, टीचर से अपनी बातों को कह सकता है, या टीचर का जो नेचर होता है, कभी-कभी छोटे बच्चों के साथ टीचर का जो नेचर है बहुत फ्रेंडली होता है। बड़े बच्चे भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या है, यानी कि करिकुलम भी इस तरीके का बनाया गया है कि बच्चे के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ आ पाए कि किस काम को कैसे करने हैं। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मकता का विकास। आप लोग वो बात अलग है कि क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट मेन वो है चीज़ है, पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य रहता है। लेकिन जैसे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बनाने को दी जाती हैं, पहले हम लोग इतना बनाते थे बट इतना नहीं बनाते थे, उनके नंबर वगैरह ऐसे नहीं होते थे, मार्क्स नहीं होते थे। लेकिन आजकल तो जैसे रंगोली बनाइए और बहुत सारी चीज़ें बनाइए, अलमीरा बना के लाइए, या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना के लाइए, वेस्ट मटेरियल से बना के लाइए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कि क्या है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर तरीके के हर चीज़ को आगे चल के एक तरीके से क्रिएटिव लेना। अगर हमारे अंदर सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा तो हम क्या है, एक ढर्रे से चले जाएंगे, जैसा है वैसा है। हमें कुछ भी अलग करने की हम कोशिश कभी भी नहीं करेंगे, किसी भी काम को हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट अगर अपने अंदर हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप है, क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, तो हम उस चीज़ को दूसरे ढंग से करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं, दो तरीके की थिंकिंग होती है, कोवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कोवर्जेंट जैसे जैसे चला जा रहा है वैसे वैसे चलने दो, और डाइवर्जेंट कि अलग तरीके से कुछ करना है ना। और जब तक हम अलग तरीके से करने की नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ भी नया नहीं ला सकेंगे। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के ही होते हैं कि हमें इस तरीके से काम नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से काम करना है। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास भी ज़रूरी है। एक नीरसता हटाने के लिए, बच्चों का डेवलपमेंट करने के लिए सृजनात्मकता का विकास करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं सभ्यता का हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी कि एक जगह एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचा देना। हस्त यानी कि हाथ, स्थानांतरण एक से दूसरे में पहुंचाना। जैसे कि जितना भी हमारा पाठ्यक्रम है, हम पाठ्यक्रम में अपनी कल्चर पढ़ते हैं, अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो हिस्ट्री और कल्चर क्या है, हम लोग उस समय पे तो नहीं थे, है ना। लेकिन क्या हो गया, आगे चल के हमने जब उस चीज़ को पढ़ा, पाठ्यक्रम में उन सब चीज़ों को पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, जो कहानियाँ हैं उनके विषय में पढ़ा, जो हमारे क्रांतिवीर थे उन लोगों के विषय में पढ़ा, गांधी जी के विषय में पढ़ा, तब हमें पता चला ना कि हमारा जो देश है वो कितना कितना उच्च विचारों का है। वसुधैव कुटुंबकम की कितनी भावना है हमारे देश में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा कि कितने आदर्शवादी विचारों पर ये देश चल रहा है। या
उन लोगों के कैसे कैसे विचार थे। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग फिलॉसफी में कितनी दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है कि जो वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, मुस्लिम शिक्षा भी हम पढ़ रहे हैं। वैदिक शिक्षा पहले कैसी थी, क्योंकि हम वहाँ उस समय नहीं थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से, हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये वाली जो शिक्षा थी पहले कैसी थी, फिर कैसी हुई, फिर कैसी हुई, फिर कैसी हुई। इसके विषय में हमें जानकारी पाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने पढ़ा, हम क्या करेंगे कि उस चीज़ को फिर आगे पहुँचाएँगे। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आप लोग बीएड के और डीएलएड के बच्चे हो ना, तो बीएड और डीएलएड में क्या है कि आपको यही तो बताया कि वैदिक शिक्षा पहले कैसी थी, स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद कैसी शिक्षा हुई। आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, पढ़ लिया। अब क्या करोगे आप कि नेक्स्ट टाइम पे जाके क्या करेंगे कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके विषय में बताओगे कि वैदिक शिक्षा में कैसे होता था, क्या होता था, मुस्लिम कालीन शिक्षा में कैसे होता था, बौद्ध कालीन में कैसे होता था, जैनियों की जो शिक्षा होती है जैन धर्म में वो कैसी होती है। ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। आपने सीख ली, आपसे पहले आपके टीचर ने सीखी थी, आपके टीचर ने आपको ट्रांसफ़र की, और फिर हम किसको करेंगे ट्रांसफ़र एज अ टीचर, हम लोग अपने स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा जो कल्चर है ना वो ट्रांसफ़र होता चला जाए। तो ये है पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि पाठ्यक्रम में क्या क्या ऐसे कंटेंट डालें जिससे कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का हस्तांतरण हो सके। यही सब है कंटेंट कि सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा बच्चों का, ये सब पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। उसी तरीके से पाठ्यक्रम सोच समझ के बनाया जाता है कि हम ऐसे ऐसे कंटेंट डालें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ डालें जिससे कि बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों का विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, या हम कहें कि किस तरीके से जो करिकुलम है वो हमारा डेवलप होता है, किस तरीके से विकसित होता है, निर्माण कैसे होता है उसका। तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो पाठ्यक्रम है वो उसका आधार क्या है, समाज। जैसी समाज की आवश्यकता होगी उसी के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण होगा, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा। जॉन डीवी की एक परिभाषा पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल क्या है, विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है। जैसे समाज होता है ना, उसी तरीके का विद्यालय, बच्चों को विद्यालय में उसी तरीके का माहौल दिया जाता है। समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं, हर तरह के, हर जाति के, हर मेंटल लेवल के, हर एरिया के, हर क्षेत्र के, ठीक है, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, सबके बच्चे वहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यही समाज है हमारा। समाज में भी तो हम जब रह रहे होते हैं तो हमें सब तरीके के लोग मिलते हैं। हम जहाँ पर रह रहे होते हैं वहीं बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, सर्विसमैन भी होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के होते हैं, अलग अलग थिंकिंग के लोग होते हैं। इसी तरीके से जो क्लासरूम है ना, हमारा जो स्कूल है उसमें भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो इसीलिए जॉन डीवी ने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप होता है। अब विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा गया है कि जो भी हम विद्यालय में पढ़ते हैं वो मेन उद्देश्य कौन है, वहाँ पर मेन टारगेट कौन है, हमारा समाज। जैसी समाज की आवश्यकता होगी वैसे ही लक्ष्यों का निर्माण होगा, लक्ष्यों का निर्धारण होगा। समाज क्या चाहता है, हमारा बच्चों को क्या कहा जाता है, बच्चों को भविष्य का निर्माता कहा जाता है। भविष्य का निर्माता मतलब ये जो बच्चे हैं फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं। ये फ्यूचर में देश को गिरा भी सकते हैं और देश को उठा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भविष्य का जो हमारे निर्माता है, किस तरीके का भविष्य निर्माता समाज को चाहिए रहता है, मतलब समाज जो है एक लड़ाकू निर्माता चाहिए या एक समझदार निर्माता चाहिए या और कुछ तरीके का निर्माता चाहिए, तो वो समाज निर्धारित करता है। उसके अनुसार ही लक्ष्यों का निर्धारण होता है कि समाज की आवश्यकता क्या है, तो उसी के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण हो गया और उसी के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का भी निर्धारण हो गया कि जो बच्चा है, लक्ष्यों का निर्धारण हुआ। मतलब आजकल आप लोग देखेंगे कि आज समाज की जो सबसे ज़्यादा नीड है वो है कि बच्चे को कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए।
तो ये समाज की नीड है। उसी के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण हो गया कि बच्चे जो पढ़ेंगे हमारे स्कूल में, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, है ना। बच्चे को क्या क्या चाहिए कि आगे चल के वो बच्चा पीछे ना रह जाए, किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रह जाए। हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर सके और समाज को, देश को कुछ दे सके। जब बच्चा अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा तभी तो वो समाज के और देश के विषय में सोच पाएगा। तो यही समाज की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण हो गया कि बच्चे को टेक्नोलॉजी का ज्ञान करवाना है। बच्चे को जो नई नई चीज़ें हैं, नए नए इन्वेंशंस हैं, उन सभी के विषय में बताना है ना। लक्ष्यों का निर्धारण हो गया। अब लक्ष्यों के निर्धारण के बाद शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण हो गया कि कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति, टीचिंग के जरिए कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति हमें बच्चों से करानी है। जैसे कि हमें आजकल मेन जो उद्देश्य है हमारा, वो मोरल डेवलपमेंट तो है ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो है ही, साथ के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की समझ आपको तभी होगी जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे। तो मेन इसमें आ गया शिक्षण उद्देश्य का फिर निर्धारण उसी के अनुसार होगा। शिक्षण उद्देश्य का जब निर्धारण हो गया तब हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण होगा कि हमें उसमें कौन कौन से पेपर पढ़ाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, कितने टाइम की क्लास हमको रखनी है, कितने टाइम की हमको प्रैक्टिकल की क्लास रखनी है, कितने टाइम हमको जो है प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर का हमारा थ्योरी का पेपर होगा, पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हो जाती हैं पाठ्यक्रम में। जब पाठ्यक्रम डिसाइड हो गया तब उसमें हमारा, भाई हमने पेपर डिसाइड ही तो किया, अभी कंटेंट थोड़ी किया था। अब हम कंटेंट को डिसाइड करेंगे कि ये जो पेपर है, इस पेपर में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ानी है जिससे कि हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाए। ऐसा तो नहीं है कि आलतू फालतू की चीज़ों को पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आप बीएड में या डीएलएड में पढ़ रहे हो तो आईसीटी पढ़ रहे हो, तो आईसीटी में आपको ऐसा नहीं है कि हायर लेवल की, बहुत हायर लेवल की नॉलेज आपको दे दी जाएगी, नहीं, जो बेसिक नॉलेज है ना वही दी जाएगी। तो कंटेंट का यहाँ पर डिसीजन हो गया। और उसके बाद शिक्षण विधि कि किस विधि के माध्यम से पढ़ाना है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, कैसे देनी है, प्लस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करवानी है, इसका निर्धारण हो गया। फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इससे ये पॉइंट्स है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से किया जाता है, किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी अब कि पाठ्यक्रम का जो आधार है वो किस तरीके से किया जाता है। बात चल रही थी पाठ्यक्रम निर्माण के आधार की कि हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसके आधार कौन कौन से होते हैं। ये मुख्य कुछ पॉइंट्स हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं, इनके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें दार्शनिक आधार की। दर्शन क्या है? दर्शन विचार है। जिस तरीके के विचार होंगे उसी तरीके का दर्शन हो जाएगा, बन जाएगा। तो जैसा समाज में जिस तरीके का विचार होगा वो समाज उसी तरीके के दर्शन को अपनाएगा, क्योंकि विचारों से ही दर्शन बनता है। तो दार्शनिक आधार है। तो ये हमने कुछ 4 दर्शन पढ़े हैं जो कि आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। इन सभी दर्शनों के अपने अपने विचार हैं, अपने अलग अलग सिद्धांत हैं कि ये जो दर्शन है आदर्शवाद, ये किसको महत्व देता है? आदर्श एवं मूल्यों को महत्व देता है। वो अपने दर्शन में, अपने विचारों में सबसे ज़्यादा जो महत्ता बताता है वो आदर्शों की और मूल्यों की बताता है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनमें मूल्य विकसित हो सकें, उनमें आदर्श विकसित हो सकें। उसके बाद है आपका प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद कैसा है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है कि बालक को अपने आप ही डेवलप करने दीजिए, अपने आप ही उसे शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। इसका सबसे मुख्य पॉइंट है नकारात्मक शिक्षा। बालक को बताओ मत कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, बल्कि अपने आप उसे सीखने दो, वो अपने आप देख लेगा सब कुछ। तो यानी कि ये जो प्रकृतिवादी शिक्षा है, प्रकृतिवादी दर्शन है, वो बाल केंद्रित है, बालकों के ऊपर डिपेंड है, बालकों के ऊपर केंद्रित है। वो बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है जिससे कि बच्चे अपने आप सब कुछ सीख लेंगे। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद। ये क्रियाशीलता पर आधारित है। तो क्रियाशीलता मतलब कि वो ये कहते हैं कि सारे सिद्धांत जितने भी पहले के बने हुए हैं वो सब बेकार हैं। जो चीज़ हमारे प्रयोजन में आ रही है, जो चीज़ हमारे यूज़ में आ रही है वही सही है, वही सत्य है। तो उन्होंने क्रियाशीलता पर, उन्होंने क्रिएटिविटी पर, इन सब चीज़ों पर बहुत जोर दिया है प्रयोजनवाद में। नाम से ही जैसे पता चल रहा है ना, प्रैग्मेटिज्म का प्रयोजन,
कि जो हमारे प्रयोग में आ रही है चीज़ें वही चीज़ सही है, बाकी सब बेकार है। नेक्स्ट आ गया हमारा यथार्थवाद। तो यथार्थवाद जो है व्यवहारिक और भौतिक विज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है, जो कि हमारा जो दिख रहा है हमको, जो हमारे चारों तरफ माहौल वातावरण है, उन सब चीज़ों को ये महत्व देता है। उसी की सत्ता को ये मानता है कि व्यवहारिक जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो हमको दिख रहा है, जो हमको समझ में आ रहा है वो है, और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि एग्ज़िस्ट करती हैं, हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन उनका भी अस्तित्व है। तो इस प्रकार की शिक्षा को ये, इस प्रकार के विचारों को ये महत्व देता है। और मैं मानती हूँ कि वैसे तो यहाँ पर सभी जितने भी हमारे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद हैं, ये सभी मिलकर हमारा इस समय करिकुलम बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है करिकुलम बनाने का, पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, इनमें ये सभी जितने भी दर्शन हैं, इन सभी का योगदान इस समय है, क्योंकि बाल केंद्रित भी होता है, क्रियाशीलता पर भी आधारित है, व्यवहारिक भी है, और मूल्यों को भी इसने पूरा जोर दिया है। तो ये दार्शनिक आधार हो गए, मतलब विचारों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण। दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, उन सभी के लिए हमें करिकुलम बनाना है। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर आईक्यू लेवल के बच्चे के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर माहौल के बच्चे के लिए वो हमें करिकुलम नहीं बनाना है, बल्कि हमें जो करिकुलम बनाना है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए बनाना है। तो बच्चे क्या पसंद करते हैं, किस एज पे बच्चों को क्या नीड होती है, क्या चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय आधार। समाज क्या चाहता है, मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः जो इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो समाज का पड़ता है। समाज की क्या नीड है, उसी के हिसाब से हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। समाजशास्त्रीय आधार में यही आ जाता है कि समाज क्या चाहता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं हिटलर का, तो हिटलर जब वहाँ पर युद्ध हुआ था जर्मनी में, तो हिटलर ने उस देश में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो सेना के निर्माण में दिया था। तो उसका जो भी पाठ्यक्रम था उस समय का, पढ़ाना लिखाना सब कुछ क्या था कि बच्चों को सैनिक बनाया जाए, जितनी ज़्यादा शिक्षा दी जाए, वो सारी अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाए। तो उस समय वहाँ का जो, उस देश का जो आधार था पाठ्यक्रम का, वो क्या था कि सेना, क्योंकि उसे वही चीज़ चाहिए थी, युद्ध लड़ना था। तो समाज का, समाज के विचारों का, समाज की आवश्यकता का बहुत महत्व पड़ता है। वैज्ञानिक आधार, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, जो चीज़ वो अनुभव कर रहे हैं, जो चीज़ एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें जो अनुभव हो रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है, और तथ्यों पर आधारित। विज्ञान क्या है, तथ्यों पर आधारित, फैक्ट्स पर आधारित है। तो तथ्यों पर जो भी चीज़ निकल के आ रही है, ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम में रखनी है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसी चीज़ें रखनी है जो कि विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करे, जो कि विज्ञान के प्रति बच्चों को अवेयर करे, जागृत करे कि कैसे चीज़ों के फैक्ट्स मैं देखूं और फिर उसके बाद अपने सिद्धांत बनाऊं, समझूं उन्हें चीज़ों को पहले, और फिर उसके बाद अपने सिद्धांत बनाऊं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आधार। तो जो हमारे पुराने वेद हैं, शास्त्र हैं, अभिलेख हैं, पुरानी प्राचीन जो कहानियाँ हैं, प्राचीन जो राजा महाराजाओं के किस्से हैं, हिस्ट्री है हमारी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी नॉलेज भी बच्चों को होनी चाहिए। तो ये भी एक मुख्य आधार है पाठ्यक्रम निर्माण का, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे संस्कृति को नहीं पता करेंगे, कल्चर को नहीं पता करेंगे, तब तक शायद वो अपने कहते हैं ना कि ये संस्कृति हमारी जड़ है, हमारी नींव है, इसको बच्चों को बताना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ऐतिहासिक आधार है, और यही सांस्कृतिक भी है कि हमारे संस्कृति में है क्या, क्या हमारी संस्कृति चाहती है, हमारी संस्कृति में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें संस्कृति कहाँ से आई, ऐसे नहीं कि बस मान लिया। जो हमारा चला आ रहा है, कल्चर चला आ रहा है, जो हमारे पुराने रिवाज चले आ रहे हैं, उनके पीछे जो फैक्ट्स हैं, उन सबको जानना, यही पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है कि बच्चों को, स्टूडेंट को इस तरीके की नॉलेज दी जाए, इस तरीके का ज्ञान दी जाए विद्यालय में, जिससे कि बच्चे अपनी संस्कृति को पहचान पाएँ, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति के क्लोज़ आ पाएँ, पास में आ पाएँ। तो ये कुछ आधार हैं जो कि पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधार होते हैं, जिसमें कि मैं
सबसे मुख्य रूप से मानती हूँ दार्शनिक। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट को हम छोड़ नहीं सकते इसमें। आप खुद देखिएगा पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें किसी भी एक पॉइंट को हम नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ्यक्रम निर्माण के आधार भी कंप्लीट हो गए। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, इट मीन्स करिकुलम और सिलेबस में आपको अंतर बताऊंगी, और जो भी कुछ उससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगी। तो देखते रहिएगा। थैंक यू।